हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई और इस कोशिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल पर लगने वाली कार्क की पतली परत का अध्ययन किया और बोतल पर लगने वाली कार्क के पतली परत के अध्ययन के फलस्वरूप उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के कोष्ठकों जैसी बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी, जिसका नाम उन्होंने रखा सेला। सेला मीन्स हॉलो स्पेस, खाली स्थान। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, यानी हॉलो स्पेस उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से जो बोतल पर लगने वाली कार्क के पतली परत का उन्होंने अध्ययन किया था, उसमें इस कोशिका के मृत भाग के केवल सेल वॉल को ही वह देख पाए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि सेल द हॉलो स्पेस यानी कोशिका खाली स्थान। परंतु सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से दांतों के खुरचे हुए मैल और गंदे जल का अध्ययन किया और इस अध्ययन में उन्हें सूक्ष्म जंतुक दिखाई दिए, जिसका नाम उन्होंने रखा टिनी एनिमलक्यूल्स। और इसी टिनी एनिमलक्यूल्स को एरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु नाम दिया। अर्थात सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का अध्ययन किया, कोशिका की खोज की, परंतु वह कोशिका की केवल कोशिका भित्ति को ही देख पाए थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सन 1665 ईस्वी में किया था। और जो एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे, एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का अध्ययन किया। इसीलिए एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वह साइटोलॉजी कहलाती है, कोशिका विज्ञान कहलाती है। और एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जो कोशिका थी, तो जो अध्ययन किया था उन्होंने रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, इसके आधार पर उन्होंने कोशिका की जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। परंतु बाद में जब कोशिका की जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन हुआ, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज हो गई और कोशिका के अंदर होने वाली बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं के बारे में जानकारी हो गई, तो सेल की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं, सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी बट इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी आल्सो। कोशिका शरीर की केवल संरचनात्मक इकाई ही नहीं है, बल्कि यह एक क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद नॉल और रुस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की
और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की भी खोज हो गई, और जो नाल और रुस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, उससे किसी भी वस्तु को लगभग 1,00,000 गुना बढ़ा करके देखा जा सकता है। और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की सहायता से तो कोशिकांगों को उसकी यथावत स्थिति में और उसके नेचुरल कलर में देखा जा सकता है। तो इस तरह से कोशिका की बहुत सारी जैविक क्रियाओं और कोशिका में विभाजन की स्थिति का भी पता चला। इसके बाद फार्मर और मूरे नामक वैज्ञानिक ने तथा फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जब विभाजित होती हुई कोशिका का अध्ययन किया तो कोशिका की परिभाषा में थोड़ा सा और परिवर्तन हो गया और कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बाउंडेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड हैव ए कैपेसिटी टू सेल्फ रिप्रोड्यूस। यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसमें प्रायः स्वजनन की सामर्थ्य होती है और जिसमें वे सभी जैविक क्रियाएं होती रहती हैं जिसे हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर होने वाली बहुत सारी जैविक क्रियाओं के बारे में जानकारी हुई। इसके बाद तो साइटोलॉजी में जैसे क्रांति ही आ गई। कोशिका के अंदर की बहुत सारी जैविक क्रियाएं और उसके रासायनिक संरचना के बारे में अध्ययन हुआ, अर्थात कोशिका से संबंधित बहुत सी शाखाओं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी बहुत सारी शाखाओं का विकास हुआ। अब तो यह आवश्यक हो गया कि कोशिका के अध्ययन के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा ही बना दी जाए और इसी के फलस्वरूप कोशिका के अध्ययन से संबंधित एक अलग शाखा बनी जिसका नाम रखा गया सेल बायोलॉजी। Cell biology is the branch of science which deals the study of cell and its functional activities। यानी सेल बायोलॉजी कोशिका वह विज्ञान है, यानी सेल बायोलॉजी जो वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना, उसमें होने वाले बहुत सारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। सामान्य रूप से एक कोशिका का जो आकार है वह सामान्यतः 0.1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक होता है, परंतु कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। जैसे बात मैं करूं कि सबसे छोटी कोशिका अब तक देखी गई सबसे छोटी कोशिका जिसको लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने देखा था उसका नाम रखा PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या जिसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहा जाता है। यह अब तक देखी गई सबसे छोटी कोशिका है जिसका व्यास 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है, परंतु बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका आकार इससे बड़ा होता है। जैसे ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का व्यास लगभग 170 मिलीमीटर होता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है, परंतु कुछ ऐसे भी शैवाल हैं जैसे ऑसिलेटोरिया की एक कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। तो इस तरह से कोशिका सामान्य रूप से 0.1 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक होती है, परंतु इसके आकार में परिवर्तन भी है। अलग अलग जंतुओं में इसका अलग भी उसकी शेप भी है। और जो सामान्यतः जो कोशिका होती है यह खटकोणीय होती है।
जो पादप कोशिका है यह खटकोड़ी होती है, परंतु कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जैसे आप न्यूरॉन सेल की बात करें तो स्टार शेप्ड होती है। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कामा शेप्ड होती हैं, जैसे विब्रियो कैलरी नामक जीवाणु में कामा शेप्ड कोशिकाएं होती हैं। और जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, जो दंडाणु बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कोशिका तो छड़ जैसे लंबी भी होती है। और कुछ ऐसे भी कोशिकाएं हैं जिसमें कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जिसमें कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, जैसे काकस जीवाणु में कोशिका गोलाकार होती है, परंतु जो प्रारूपिक कोशिका है वह खटकोड़ी होती है। अब आइए हम लोग बात करें सेल थियरी के संबंध में। कोशिकावाद, जिसे सामान्यतः लोग सेल थियरी अर्थात कोशिका सिद्धांत कह देते हैं, लेकिन वास्तव में सेल थियरी यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह विचार है, यह एक वाद है जिसको सेल थियरी के नाम से जाना जाता है। और सर्वप्रथम सन 1824 ईस्वी में दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने सेल थियरी प्रस्तुत किया, कोशिकावाद प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति वैज्ञानिक यानी वनस्पति जो बॉटनिस्ट थे एम.जे. स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान को जाता है, जिन्होंने ठीक ढंग से सन 1839 ईस्वी में सेल थियरी प्रस्तुत किया। परंतु सन 1854 ईस्वी में रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने इस सेल थियरी में आमूलचूल परिवर्तन किया, बहुत अधिक परिवर्तन किया। और इस सेल थियरी के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यानी सेल थियरी में प्रथम पॉइंट जो आता है वह यह लिखा जाता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ऐसे जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, क्लेमेडोमोनास, वे सभी एक कोश की जीव कहलाते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अगर वह पौधे हैं तो उनके शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उसको प्लांट सेल कहते हैं। अगर वह जंतु हैं तो उनके शरीर में जो कोशिका पाई जाती है उसको एनिमल सेल कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट दिया गया सेल थियरी में, उसमें यह कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। परंतु जो सेल की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, उसके अनुसार कहा गया कि सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी बट इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी आल्सो। कोशिका शरीर की केवल संरचनात्मक इकाई ही नहीं है, बल्कि यह एक क्रियात्मक इकाई भी है। और जो तीसरा पॉइंट दिया गया उसमें कहा गया ऑमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन के फलस्वरूप ही बनती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कोशिका में विभाजन की क्षमता होती है और इसे ही लीनिएज ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका की वंश परंपरा कहा जाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और भी कोशिका के संबंध में आगे अध्ययन करें और उसमें हम आपको यह बताएंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं यह केंद्रक के पूर्ण रूप से विकसित न होने और केंद्रक कोशिकाओं में केंद्रक के पूर्ण रूप से विकसित होने के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाओं में केंद्रक के पूर्ण रूप से विकसित और ना विकसित होने के आधार पर कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर दो, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल से तात्पर्य
ऐसी सेल से है, यानी प्रोकैरियोटिक मीन्स ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित न हो। प्रोकैरियोटिक शब्द ही दिया गया है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, और जो कैरियोटिक शब्द है वह बना है लैटिन वर्ड कैरियन से, जिसका मतलब होता है आद्य केंद्रक, पूर्ण रूप से न विकसित केंद्रक यानी कम विकसित केंद्रक। और यह जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं यह सभी जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में पाई जाती हैं, यानी सभी ट्रू एल्गी में पाई जाती हैं। और नीले हरे शैवालों ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसमें यह प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनको मोनेरन सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह जगत मोनेरा के जंतुओं में पाई जाती हैं। और जगत मोनेरा के जंतुओं में जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें जीवाणु आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं और पीपीएलओ अर्थात माइकोप्लाज्मा आते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें कोशिका भित्ति तो होती है, लेकिन यह कोशिका भित्ति बैक्टीरियल सेलुलोज की बनी होती है और इसमें केंद्रक पूर्ण रूप से नहीं विकसित होता है। इसलिए इसका जो आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए या जिसे जीनोफोर कहा जाता है, यह सीधे कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है और वह स्थान जहां इसका आनुवंशिक पदार्थ पाए जाने की संभावना होती है उस क्षेत्र को न्यूक्लियाइड कहते हैं, केंद्रकाव कहा जाता है। और जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति के अंदर इसकी प्लाज्मा कला पाई जाती है और प्लाज्मा कला लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे भी कोशिकांग हैं जो नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स। यह सभी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह अंदर की तरफ अंगुली नुमा प्रवर्धों में एक अथवा दो स्थानों पर दबी होती है। इस भाग को मीसोसोम्स कहते हैं, मीसोसोम्स कहते हैं। और यह मीसोसोम्स ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं जिस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करती है। आप जानते होंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका कार्य है एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करना, और एटीपी ही शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को संचालित करती है। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करती है, अर्थात सेल। इसके बाद कुछ और भी कोशिकांग, जैसे मैं बात करूं यही जो न्यूक्लियाइड छेद इसका डीएनए है, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है, जो इसका एक आनुवंशिक पदार्थ है, इस डीएनए से संबद्ध हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और इस प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन यह राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है उसमें राइबोसोम्स समूह में पाए जाते हैं और बहुत सारे राइबोसोम्स एक दूसरे से चिपके हुए पाए जाते हैं। और ऐसे राइबोसोम्स जो एक दूसरे से संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसे राइबोसोम्स को पॉलीसोम्स अथवा पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। और जो यह प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें प्रायः अलैंगिक जनन ही हो पाता है, यानी जिन जंतुओं में यह प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उसमें प्रायः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इसके अलावा उसमें और भी भाग, जैसे मैं बात करूं इसके अंदर जो केंद्रक है उसके केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, और उस केंद्रक द्रव्य में केंद्रक से घिरा हुआ जो पदार्थ, केंद्रक कला से जो घिरा हुआ पदार्थ है उसके अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। और केंद्रक द्रव्य में जो न्यूक्लियोलस होता है जिसकी खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह न्यूक्लियोलस भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। इसके बाद आइए मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स वेल डेवलप्ड,
और कैरियाटिक बना है लैटिन वर्ड कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिका जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कोशिका को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और यह यूकैरियोटिक सेल जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों के अतिरिक्त सभी जीवों में पाई जाती है। यानी यूकैरियोटिक सेल जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में नहीं पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जीवाणुओं और नीले हरे शैवालों में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, इसके अतिरिक्त जितने भी जीव हैं, चाहे वह जंतु हों चाहे पौधे हों, सभी में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, अगर वह पादप में पाई जा रही है तो वह प्लांट सेल कहलाती है, और यदि जंतुओं के शरीर में पाई जाती है तो वही एनिमल सेल कहलाती है। और यह जो प्लांट सेल होती है, इसके चारों तरफ सेलुलोज की बनी हुई दृढ़ और निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ये जो सेल वॉल के अंदर जो इसकी प्लाज्मा लेमा पाई जाती है और केंद्रक के चारों तरफ जो केंद्रक कला पाई जाती है, इसके बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और यह केंद्रक कला केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को विभाजित करती है, और इस केंद्रक के अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ और अर्थात डीएनए पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से संबद्ध हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और जब डीएनए से संबद्ध हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है तो ऐसे डीएनए तंतु को क्रोमैटिन तंतु कहा जाता है, और क्रोमैटिन तंतु ही विभाजन की अवस्था में सिकुड़ करके छोटा और मोटा हो जाता है, जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का इस्तेमाल किया था। और इस केंद्रक कला के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है, और कोशिका द्रव्य के अंदर वेल डेवलप्ड कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, माइक्रोसोम्स, स्फेरोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इत्यादि संरचनाएं पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में पाई जाती हैं। और जो प्लांट सेल होती है, इस प्लांट सेल में तो वैक्यूल्स पूर्ण रूप से विकसित होती है, परंतु संख्या में कम होती है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है, उसमें संख्या में अधिक परंतु छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और वैक्यूल्स के चारों तरफ टोनोप्लास्ट का आवरण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के विस्तृत संरचना और सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका, एक प्रारूपिक कोशिका और कोशिका के अंगों अर्थात कोशिकांगों के संबंध में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।